हेलो फ्रेंड्स। एसएसटी रीड मैंस के दिशा बुक वाले सिलेबस में से अपन ने राज्य व्यवस्था कंप्लीट कर ली, भूगोल कंप्लीट कर ली। अब अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि और खनन। किसी देश की अर्थव्यवस्था को निम्न 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है: प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र, कृषि सहायक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। इसमें कृषि, वानिकी उत्खनन, मत्स्य पालन, खनिज उत्खनन, मुर्गी पालन, पशुपालन आदि आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राथमिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती है। इसीलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग हम सूत काटने और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवन का निर्माण करते हैं। चूँकि ये क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। इसमें जल यातायात, वायु यातायात, रेलवे यातायात, बैंकिंग, बीमा सुविधा, लोक प्रशासन, होटल, जल आपूर्ति सेवा आदि सेवाएं आती है। चूँकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसीलिए तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी है जो प्रत्यक्ष वस्तु से वस्तुओं का उत्पादन में सहायता नहीं करती। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची या वकीलों जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले प्रशासनिक लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी सेवा क्षेत्र के उदाहरण हैं। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र की गतिविधि है। द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है तो परिवहन, संचार और होटल सम्मिलित है। किसी वस्तु में उत्पादित सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों के योगफल को देश की सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सघऊ अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है, तो ये उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का वास्तविक स्वामित्व होता है और सरकार की सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्रों में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं का वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। रेलवे और डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है, जबकि टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को
की स्थापना 1907 अथवा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों को में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई। भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है तो प्राथमिक सेक्टर में। भारत के प्राथमिक सेक्टर में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है। वर्तमान में केवल कृषि क्षेत्र में ही 52% कुल कामगारों का लोग कार्यरत है, जबकि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र तृतीय क्षेत्र है। जैसे ही कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का उत्पादन गिर जाता है, उद्योगों का हिस्सा बढ़ जाता है, कृषि में नियोजित व्यक्तियों की संख्या में कमी आ जाती है। तो उपरोक्त सभी फिशर तथा क्लोक ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रों के बीच विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने वाले संबंध के आधार पर अपने विकास के चरण को क्षेत्रक दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। उन्होंने पाया कि अल्प चरण में अर्थात अल्प विकसित देशों में कुल श्रम का बहुत अधिक प्रतिशत कृषि क्षेत्र में लगा रहता है, किंतु जैसे जैसे विकास के दौरान प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है वैसे वैसे कृषि क्षेत्र में श्रम का प्रतिशत तेजी से घटता है, जो विकसित अवस्था में बहुत कम हो जाता है। विकास के साथ औद्योगिक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र में लगी श्रम का प्रतिशत तेजी से बढ़ता है, परंतु सेवा क्षेत्र में वृद्धि का प्रतिशत अधिक होता है। श्रम के क्षेत्रवार विवरण के संबंध में भी सही है, अर्थात जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है वैसे वैसे राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा घटता जाता है और उद्योगों और सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जाता है, पर सेवा क्षेत्र के योगदान में तेजी वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि ऋणात्मक रही तो 2014-15 में। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक IIP भारत में औद्योगिक निष्पादन का एक महत्वपूर्ण मानक है। निम्न में से कौन सा संगठन इसे प्रकाशित करता है तो इसे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें ये योजना भारत सरकार के कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा लागू की गई, ये सही नहीं है। ये योजना 2017 में प्रारंभ की गई, ये सही है। और 2016 और 20 की अवधि के लिए इस योजना हेतु 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, ये भी सही है। इस योजना के अंतर्गत खेत से खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। हरित क्रांति तो हरित क्रांति कृषि के लिए, पीत क्रांति तो तिलहन के लिए, श्वेत क्रांति पीत मतलब पीली क्रांति, श्वेत क्रांति तो दुग्ध के लिए और नीली क्रांति मछली पालन के लिए, क्योंकि मछली नीले जल में रहती है। कौन सा जलवायु स्मार्ट कृषि CSA का मुख्य लक्ष्य नहीं है तो कृषि उत्पाद और आय को सतत रूप से बढ़ाना, ये तो है। जलवायु परिवर्तन के संबंध में अनुकूलता को अंगीकार करना और उसका विनिर्माण करना, तो ये भी है। जहाँ कहीं संभव हो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ये भी है। तो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों की सहायता प्रदान करना, तो ये नहीं है। कौन से भारतीय उद्योग भारत के विभाजन से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं तो कौन से है जो नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। लौह इस्पात उद्योग ये भारत के विभाजन से नहीं, ये नकारात्मक रूप से नहीं हुए हैं प्रभावित। तो चीनी उद्योग नहीं, ये भी नहीं हुए हैं। सूती वस्त्र उद्योग हाँ ये हुआ है, और जूट उद्योग ये भी हुआ है। तो 3 और 4 सूती उद्योग और जूट उद्योग हुआ है। निम्न में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव नहीं है। लवणीयता ये तो है। भूम जल स्तर की घटना ये भी है। किसानों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, तो ये नकारात्मक कैसे हो सकता है, तो ये नहीं है। कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरक के प्रयोग में वृद्धि। भारत में निम्न में से कौन सा एक उर्वरक उद्योग का केंद्र नहीं है तो कोरबा है, कोयम्बटूर है, बठिंडा है, मुजफ्फरपुर नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक उद्यानिकी फसलों की प्रीमियम दर क्या है तो 5.0%। चावल उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो दूसरा स्थान है। भारत में पहली भारतीय विद्युतीकरण अभियांत्रिकी कारखाना प्रारंभ हुआ तो भोपाल में। कौन सा शहर मैनचेस्टर कहलाता है तो बॉम्बे। गुजरात के विषय में कौन सा कथन सही नहीं तो
ये तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो नहीं, ये सही नहीं है, नहीं है ये मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो सही है। ये नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सही है। ये दुग्ध उत्पादकों का सबसे बड़ा है, तो सही है। वर्तमान में तंबाकू एवं मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। मूंगफली का भी अब आंध्र प्रदेश बन गया है, पहले गुजरात था। आंध्र प्रदेश है, जबकि नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो ये दार्जिलिंग में चाय सर्वाधिक पैदा होती है। झूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई गई तो मणिपुर और मेघालय में। जब मेघ मतलब बादल आते हैं तो मणि झूम उठती है, तो मणिपुर, मेघालय और झूमिंग कृषि। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई? तो नाबार्ड की स्थापना इसमें 6 शब्द है ना, तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत 1 2 3 4 5 6, तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। भारत में प्रमुख काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वोत्तम काजू उगाने का कार्य पुर्तगालियों ने किया। वर्तमान में शीर्ष काजू उत्पादक राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? तो वर्गीज कुरियन। भारत में सीमेंट कारखानों का सर्वाधिक संख्या है राजस्थान में। भारत में कुल उत्पादन को सर्वाधिक राजस्थान में निम्न में से किसका है? तो इनमें से सबसे ज्यादा उत्पादन सीमेंट, पेट्रोल, ऊन और तलाक में से ऊन का है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान डेयरी उद्योगों में विश्व में भारत का स्थान पहला हो गया? तो 10वीं योजना में। वर्तमान में विश्व में जल का सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किस में होता है? तो औद्योगिक क्षेत्र में होता है। ये मिलान करना है तो नवीन 1991, तो श्री पीजे कुरियन है ना। प्रथम 1948 है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तृतीय 1977, तो ये है जॉर्ज फर्नांडिस। 1980, तो चरणजीत चांदना। उसके कितने 80 फीट के चरण है। 77 में क्या है इसके? फर्नांडीज। 77 लाख की फर्नांडीज है। देश आजाद हुआ उसके 1 साल बाद क्या हुआ? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उस टाइम। 1991 में जेपी कुरियन। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो कपास। हरित क्रांति सुमलिखित नहीं है, तो हरित क्रांति खाद्यान्न है, पीली क्रांति तिलहन है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन है और भूरी क्रांति ऊन, तो ये नहीं है। निम्न में से किसको कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता बोरलॉग है, नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में निम्न में से दिए क्षेत्रों में योगदान में कौन सा सही ह्रास क्रम है? तो सेवा, उद्योग, कृषि, ये सही ह्रास क्रम है। बाकी उद्योग से फिर सेवा, फिर कृषि, सेवा, कृषि और उद्योग, उद्योग, कृषि, सेवा, जिसमें कृषि सबसे लास्ट में और सेवा सबसे पहले और उद्योग बीच में आ रहा है, वो एक ह्रास क्रम है। सबसे पहले सेवा की, फिर उद्योग लगाया और फिर कृषि की। तो सेवा की फिर उद्योग लगाया, उद्योग के बाद में कृषि कर रहे हो, तो ये तो ह्रास क्रम ही हो गया ना। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? तो कोलकाता, हावड़ा में। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई एक वित्तीय केंद्र है। ये कपास उत्पादन क्षेत्र में निकट स्थित है, तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई? तो दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई। निम्न में से सुमलिखित है तो पूर्व का बोस्टन क्या है? कानपुर है ना।
और सूती वस्त्रों की राजधानी कौन सी है? तो अहमदाबाद। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर तो मुंबई। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। सुमलिखित करना है तो जूट का सामान टीटागढ़ में मिलता है, रेशमी वस्त्र बेंगलोर में, ऊनी वस्त्र लुधियाना में, ऊनी कालीन भदोही में। अब ये क्या आप जानते हैं? उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। टेक्सटाइल शब्द लेटिन के टेक्सियरे से उत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ होता है बुनना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को ये निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोग इस्पात संयंत्र स्थापित किए। लोहा इस्पात संयंत्र झारखंड में स्वर्ण रेखा और खारकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों में निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व तथा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्स यूनियन लिमिटेड एक सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। 2010 की प्रथम तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान था? तो 17%। सितंबर 2010 के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि 8.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार 2004 से 2016 के दौरान भारत की वानस्पतिक कृषि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि प्रतिशत में कितनी रही? तो 3.2%। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2017-18 में कितना था? तो 16%। स्थिर 2011-12 की कीमतों पर जीवीए की वार्षिक वृद्धि प्रतिशत। तो सबसे पहले 2019-20 की, तो सबसे पहले 2019-20, 20-21, 21-22 और 2019-20 में ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।